हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिटकॉइन की रिकवरी देख के तो आपको अच्छा महसूस हो रहा होगा, क्योंकि बिटकॉइन कोशिश कर रहा है $80,000 के ऊपर मेंटेन करने की। लेकिन जो डेटा सामने निकल के आता है कि यहाँ पर जब $80,000 के नीचे ये फिसला था, हर कोई सोच रहा था कि यहाँ पर ये $50,000 जाएगा। बड़े बड़े कॉरपोरेशन इंस्टीट्यूशंस लगातार बिटकॉइन को बाय कर रहे थे और कर रहे हैं। कल माइकल सेलर की बात करते हैं, जिनकी माइक्रो स्ट्रेटजी पहले कंपनी होती थी, अब उन्होंने उसका नाम स्ट्रेटजी रख दिया है। उन्होंने भी बिटकॉइन खरीदे। मेटा प्लैनेट, जिसको कि एशियन माइक्रो स्ट्रेटजी या स्ट्रेटजी बोलते हैं, कल उन्होंने भी बिटकॉइन खरीदे और लगभग 1 लाख बिटकॉइन सिर्फ इंस्टीट्यूशंस ने खरीदे हैं। मैं वेल्स को अलग कंसीडर कर रहा हूँ। उसका डाटा जो अगर सामने आए तो पिछले क्वार्टर के अंदर जो बोला जाता है 2 से 3 लाख बिटकॉइन वहाँ खरीदे गए। और उसके पीछे आपको समझना पड़ेगा, आप भी होते, आपके हाथ में कंट्रोल होता या आप मार्केट को ऊपर नीचे कर सकते, तो आप क्या करते? क्या आप $1 लाख के ऊपर खरीदना पसंद करते, या कोशिश करते कि यार मुझे 20, 30, 40% कुछ कम मिल जाए और यहाँ पे जब मार्केट रिकवर करे तो मैं इसके अंदर कुछ फ़ायदा कमा सकूं। ये स्टॉक मार्केट हो, ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, ये बिटकॉइन हो, हर कोई जिसके हाथ में पावर होती है वो कोशिश करता है मैनिपुलेशन करने की, मार्केट के अंदर सप्रेस करने की चीज़ों को और अपना फ़ायदा कमाने की। लेकिन आम आदमी जो होता है, आप जैसा, हमारे जैसा, वो इसी चक्कर में घनचक्कर बन जाता है और सोचता है कि यार मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, और औने पौने दामों में अपनी क्रिप्टो करेंसी बेच देता है। 2025 का पहला क्वार्टर मुझे पता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है, लेकिन अभी 3 क्वार्टर बाकी हैं और इस क्वार्टर के अंदर फ़िलहाल सिग्नल जो है वो ग्रीन देखने को मिल रहा है। तो बहुत कुछ है बताने के लिए। बिटकॉइन तो फिर भी स्टेबल होता दिख रहा है। ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन एक और बड़ी जो न्यूज़ निकल के आई, हालांकि हमने कभी इस टोकन के बारे में बात नहीं करी है, लेकिन आज बात करना ज़रूरी है, वो है ओम टोकन को लेके। मार्केट रिकवर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं कि लोगों को ठग लिया है, स्कैम हो गया है, जैसा लूना के साथ हमें देखने को मिला था। या कोई कॉइन ऐसा आता है जो वो कहते हैं ना, घाव गहरा कर जाता है। हालांकि अगर मैं इस ओम टोकन की बात करता हूं, हमने ना कभी इसके बारे में बात करी, ना आपके साथ शेयर किया, लेकिन आज करना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है मैं शेयर करूं ना करूं, मेरे बहुत सारे दोस्त भाई बहन हैं जिनके पास में ये टोकन होगा। तो इसकी क्या कहानी है, क्या हुआ है, टीम क्या बोलती है, और जो मैंने दो चार लोग जो जानकारी रखते हैं इस टोकन के बारे में, उनका क्या कहना है, और यहाँ पर ये 90% से ऊपर गिरा कैसे, उस बारे में बात करूँगा। और कुछ कॉइन्स की भी बात करूँगा, बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है वो भी इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, सिचुएशन कैसी भी हो, मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ बने रहने की, अप टू डेट रखने की। मैं बाहर था, एक इवेंट पे था जहाँ पे मैं जो दूसरे क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे मिला, लेकिन मेरी वहाँ पे भी कोशिश थी, और मैंने कल परसों एक वीडियो भी डाली थी इसी चीज़ को लेके कि वो क्या सोचते हैं कि क्या 2025 के अंदर अभी उम्मीद है या हमें एग्जिट कर देना चाहिए। या जो भी न्यूज़ मिलती है मैं कोशिश करता हूँ सबसे इन्फॉर्मेशन लेने की और आपके साथ शेयर करने की। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिए। अपना सपोर्ट, अपना प्यार दिखाते रहा करो, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे और 2025 में जितनी ज़रूरत आपको टिकने की है, हमें भी टिकने की है और लगातार वीडियो बनाने की है, ताकि आप अप टू डेट रहें। दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ ना, बिटकॉइन को लेके तो माहौल काफ़ी अच्छा होता जा रहा है। अगर मैं देखता हूँ कि पिछले हफ्ते 10 दिन के बाद में जो बिटकॉइन ETF वाला डाटा है वो पॉजिटिव इन्फ्लो हुआ है। ज़्यादा नहीं, 17-18 बिटकॉइन ही दिख रहे हैं। लेकिन ब्लैक रॉक ने कल खरीदारी करी जो है काफ़ी टाइम के बाद में। फिडेलिटी फिर भी सेल कर रहा था, लेकिन ओवरऑल देखते हैं ये ग्रीन मार्क देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि चलो यार, लोगों के अंदर दोबारे से एक जो कहते हैं ना
कि जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो कि 15-20 पे चला गया था, अब वो 45 पे आ रहा है, यानी कि माहौल दोबारा लौटता दिख रहा है। लेकिन जो एक और डाटा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एक क्या बहुत सारे डाटा है और डाटा को आपको समझना चाहिए। और यहाँ पर हमने हमेशा एक बात आपसे बोली है, शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म, अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो ये उधेड़ बिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, देर सवेर में चीज़ें ठीक होंगी। और ये हमने बहुत बार देखा है। 2020 के अंदर जब कोरोना आया था उसके बाद लग रहा था ना स्टॉक मार्केट ख़त्म, क्रिप्टो मार्केट ख़त्म, उसके बाद कहाँ पहुँचे थे। तो ये सारी चीज़ें उधेड़ बुन होती रहेंगी, हर बार लगेगा कुछ नया हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ यहाँ पे जो है नया नहीं रिपीट होता देखने को मिलता है। तो उसमें से एक है बिटकॉइन एपरेंट डिमांड टर्न पॉजिटिव, यानी कि एक अच्छे खासे टाइम के बाद में बिटकॉइन 30 डे जो एपरेंट डिमांड है वो अब राइज कर रही है, यानी कि अब दोबारा से माहौल बन रहा है, लोग बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं। और ये डाटा भी अभी हमें ये बता रहा है। आपको एक बात बताता हूँ, अगर ओवरऑल देखते हैं तो ऐसा लगता है मार्केट के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ETF के डाटा को देखते हैं तो कल लगभग 17 बिटकॉइन का पॉजिटिव इनफ्लो देखा गया। 450 बिटकॉइन जो है ब्लैक रॉक ने खरीदे, लगभग उतने के आसपास ही फिडेलिटी ने सेल कर दिए। लेकिन जो अच्छी बात क्या है, अगर मैं माइकल सेलर को देखता हूँ, 34, 50, 60 बिटकॉइन उन्होंने कल भी खरीदे, लगभग 250 से 300 मिलियन डॉलर के 82,000 के रेट के आसपास। सेम ही मेटा प्लैनेट की बात करता हूँ, जिसको एशियन माइक्रो स्ट्रेटजी बोला जाता है, उन्होंने 319 बिटकॉइन खरीदे 26 मिलियन के, 4,500। एक छोटी जैपनीज कंपनी वो भी इतने बिटकॉइन लेके बैठी हुई है। और हमारे पास 0.01 भी होता है और मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है तो हम फुदकने शुरू हो जाते हैं और हमारी हार्ट बीट तेज़ होनी शुरू हो जाती है कि पता नहीं यहाँ से ज़ीरो हो जाए या ख़त्म हो जाए तो हमारा तो सब कुछ बर्बाद लुट जाता है। लेकिन हम बूंदियाँ लूटने में भी इतना जो है ना हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है यार इतनी जमा पूंजी हमारी है, ये ऐसे कैसे चली जाएगी। इसीलिए जो हम समझदारी की बात करते हैं, हर वीडियो में बात करते हैं, आपको अवेयर करने की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म में हो लाइंस पे ट्रेड करो, स्टॉप लॉस को आपको पता होना चाहिए, लॉस को आपको झेलना आना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में हो तो पोर्टफोलियो का उतना मैनेज करना आना चाहिए कि 10, 5, 20% ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होगा तो जो रातों की नींद लोगों की उड़ती है वो दोस्तों आपकी नहीं उड़ेगी। तो हमें ये पता कैसे चलेगा, ये हमसे सीख लो। 10-15 साल जो हमने इस मार्केट के अंदर लगाए हैं, कभी हाथ कांपे हैं, कभी ऐसा लगा सब कुछ ख़त्म हो गया है, वो ही गेन कर लो और उसके हिसाब से थोड़ा समझदारी से चीज़ों को करना शुरू करो। नहीं तो क्या होगा, जो होता है वही औने पौने दामों में बेचोगे। $80,000 के नीचे 74, 70, 75 पे आया, लोगों ने बेचा और इन्होंने ख़रीदा और आज फिर दोबारा 85 के आसपास है। अब 85 से 70 आएगा या 85 से 1 लाख जाएगा, दोनों में डिस्टेंस उसको $15,000 ही कवर करना है। समझने और सोचने की बात है, बाकी डिसाइड आपको करना है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग एक स्टेटमेंट निकल के आई है, वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी निकल के आई है और उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, वो ये कह रहा है कि यूएस के अंदर हम बात करते हैं, सेज कि वी में बाय बिटकॉइन यूजिंग टैरिफ रेवेन्यू, यानी कि जो हमारे पास टैरिफ का रेवेन्यू हो रहा है उससे हम बिटकॉइन भी बाय कर सकते हैं। 130 कंट्रीज़ के साथ में नेगोशिएशन के अंदर यूएस है कि भैया टैरिफ पे कुछ कर दो, हमारा भला कर दो या कम कर दो। चाइना और यूएसए के अंदर भी थोड़े सॉफ्टन होती दिख रही है सिचुएशन और शायद वो एक बात करने वाली टेबल पे जाती देखने को मिले। तो ओवरऑल देखते हैं यूएस की स्टॉक मार्केट भी हरियाली दिखा रही है, ग्लोबल मार्केट भी हरियाली दिखा रही है और इंडियन मार्केट के ऊपर भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और उसी का इम्पैक्ट जितनी हीट झेली थी मार्केट के साथ में, ग्लोबल के साथ में क्रिप्टो मार्केट भी क्रैश होते देखने को मिल रही थी, अब वही चीज़ जैसे मार्केट थोड़ी सुधर रही है और जो हम बोलते हैं जब हालात सही होंगे तो सब ठीक होगा, तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर भी रिकवरी होते देखने को मिल रही है। इथेरियम $1250 से $1600, $1700 पे पहुंच गया, सोलाना $100 से $130, 30% की ऊपर चल रहा है। इन सारे कॉइन्स के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पर आपको ये सारी बातें समझनी है,
लेकिन जब ऐसा माहौल बन जाता है और सब कुछ लगता है भैया काले बादल हैं, ये छटेंगे कि नहीं छटेंगे, और जब कंटेंट भी हर कोई डालता है तो बस यही डालता है सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला, मैं ट्रंप ने बर्बाद कर दिया, ये सारी चीज़ें हो गई, तो फिर भैया हम को सिर्फ सेल बटन दिखता है और हम सेल 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 करके इस मार्केट से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। या ऐसा लगता है कि यार जो बचा है बस वो ही रह जाए, भाड़ में जाए, मुझे जाना ही नहीं है यहाँ पर इस मार्केट के अंदर। लेकिन आप ऐसा हमारे साथ मत करो। एक लाइक का बटन होगा, अगल बगल में थोड़ा सा सर्च करोगे, इतनी मेहनत कर लीजिएगा, सपोर्ट किया करो। आपको बातें समझ में आनी चाहिए, नहीं आ रही है तो पहले स्टडी करो। पैसा डाल के गंवाना बड़ा आसान है, इसके अंदर से कमाना बड़ा मुश्किल है। और जो लोग बोलते हैं ना ये रातों रात लोग अमीर बन जाते हैं, नहीं भैया ऐसा नहीं होता। सालों लग जाते हैं, रिसर्च करनी पड़ती है। कई बार ये 4 साल के अंदर के चक्कर में भी कई लोग फंसे हुए हैं कि 2025 के अंदर कुछ होगा, वो 2022 में भी फंसे होंगे, 23 में भी होंगे, एक उम्मीद लेके बैठे होंगे, आज तक वो वेट कर रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है। वो कहते हैं ना ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और तैर के या डूब के जाना है। इमोशंस किसके अंदर नहीं होते, और क्रिप्टो करेंसी के कई कॉइन्स हम इतने इमोशनल हो जाते हैं उनके साथ में कि हम उनको छोड़ ही नहीं पाते, और वो नीचे नीचे जाते जाते हैं और हम अपना स्टॉप लॉस हटाते जाते हैं और वो हमें रुलाते जाते हैं। पता नहीं लग रहा है शायरी शेरो शायरी हो रही है। वही है ना कि दुख आपको शायर बना देता है। आपको पता नहीं क्या बनाया, लेकिन हमारी तो भैया कविताएं फूट रही हैं मुँह से इस टाइम पे। एनीवेज चीज़ें समझा करो, भाई को सपोर्ट किया करो। लेकिन अगर मैं बिटकॉइन के प्राइस को देखता हूँ, शॉर्ट टर्म में डेथ क्रॉस हुआ, मार्केट ने डंप लिया, लेकिन जैसा मैंने बोला था शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट पड़ता है। और वो ट्रेड वॉर की बात करते हैं, ग्लोबल मार्केट क्रैश, उसकी वजह से भी यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा था। लेकिन मार्केट दोबारा रिकवर कर गई जैसा यूजुअली करती है। डेथ क्रॉस के बारे में मैंने कितना आपको बोला। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 50 डे मूविंग एवरेज, वो एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा था जो कि $84,000-85,000 से उसको ब्रेकआउट करके अब वो एक सपोर्ट बन के आ रहा है। अगर यहाँ टिकता है वही एक सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। तो अगला एक रेजिस्टेंस है जो कि 200 डे मूविंग एवरेज जो कि $87,000 के आसपास आता है, उसको ब्रेक करना मुश्किल है। अगर उसको ब्रेक करेगा तो फिर $91,000, यानी कि ये जो $4-5,000 का जो रेंज है ना, ये कई हर्डल्स हैं। जैसे कि 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है, 200 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है 87,000 पे, फिर $92,000 $93,000 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस निकलेगा, जहाँ पे 100 डे मूविंग एवरेज भी आती है। टेक्निकली वो पहले सपोर्ट था, वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो बहुत कुछ है, लेकिन ये सारी चीज़ें पहले भी पार की है ना। और जब ये पार करते हैं तो फिर भैया कि क्या होता है आपको पता है। तो हमारा तो भैया अभी भी हम सोचते हैं कि एक पुश ड्यू है, वो इस क्वार्टर एंड में आए या 2025 के एंड में आए, वो टाइम बता ही देगा। क्योंकि 550 दिन का जो हम डाटा की कैलकुलेशन भी लेते हैं हाफिंग से, तो वो अक्टूबर नवंबर में बैठती है। और जो एक्सपर्ट कहते हैं, कई लोग अभी भी $1.5 से $2 लाख एक्सपेक्ट करते हैं। और बिटकॉइन का यहाँ से $1.5 से $2 लाख जो है जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है। हो सकता है इस साल के एंड में जाए और हिस्ट्री हमें रिपीट होते देखने को मिले। और जो डाटा निकल के आता है, जो ऑलरेडी हमने आपके साथ बातें की है, इतना सारा कुछ शेयर किया है कि हम यहाँ पे बेच रहे थे, उन्हें पौने दामों में दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेटजी हो, मेटा प्लैनेट हो, दूसरे और इंस्टीट्यूशंस हो, वो लगातार बाइंग करे जा रहे हैं। ऐसा उन्हें क्या पता है। गोल्ड, जिसको लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, मैं भी हिल गया था, ये बात बोल रहे थे कि सप्लाई ज़्यादा हो गई है, बहुत कुछ हो रहा है, यहाँ पर गोल्ड का प्राइस 60,000 50,000 आ जाएगा 10 ग्राम का। आज वो $1 लाख को पार कर गया है। अब मैं किसकी सुनूं, क्या सुनूं? तो सिर्फ आपने फोकस करना है, अपनी रिसर्च करो, चीज़ों को रिस्क मैनेजमेंट करो, डाइवर्सिफाई करके रखो पोर्टफोलियो को, ताकि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आती है ना, वो प्रोसेस तो हो लेकिन आपका दिमाग ख़राब ना करे। मैं एक स्टोरी जल्दी से बताऊंगा, और ये मैं अक्सर जब मैं माइंड की बात करता हूँ तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 2 मिनट के अंदर। एक किसान होता है जो कि रामू समझ लीजिए, रामू जाता है खेत अपनी फसल काट के मार्केट के अंदर बेचने के लिए। उसको बोला जाता है, वो रात हो जाती है मार्केट के अंदर और उसकी फसल नहीं बिक पाती है, और वहाँ पे लिखा होता है रेट कि भैया इस दिन का क्लोजिंग प्राइस था
₹80, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, गेहूं का प्राइस जो भी होगा आप कल आप ये इस पे कमेंट मत करने लग जाना। ₹80। अब रोज रामू सोचता है कि यार मेरा तो ₹80 में बिक जाएगा और यहाँ पर मज़े हैं मेरे। अब क्या होता है, एक कोई आता है उसके पास में, ब्रोकर कह लीजिए, वो ये कहता है कि भैया ₹80 तो बिका है, लेकिन आप ये क्यों भूल गए, इसका जो आज का लो था वो ₹40 था, मैं आपको ₹60 देने को तैयार हूँ। कल को पता नहीं ट्रम्प कोई स्टेटमेंट दे दे या कहीं वॉर हो जाए तो तुम्हारा रिस्क ख़त्म हो गया। अब रामू फिर कन्फ्यूज़ कि भैया ₹80 तो क्लोज हुआ है, यहाँ पर ₹60 ये दे रहा है, 40 का लो है, पता नहीं कल 40 से नीचे ना चला जाए या 60 भी ना मिले। तो रामू कहता है कि चलो भैया ले लो। तभी रामू का एक गांव का दोस्त शामू आ जाता है उसके पास में, और शामू उसको बोलता है क्या कर रहे हो भैया यहाँ पर। तो रामू बोलता है मैं अपना गेहूँ जो फसल है वो बेचने आया हूँ और मैंने ₹60 में बेच दिया है। तो रामू उसको, शामू जो है इसको एक और इन्फॉर्मेशन देता है, अरे भैया 40 तो देखा तूने, ये नहीं देखा इसका हाई कल का जो आज का था वो ₹150 लगा के गया था। अब रामू फिर कंफ्यूज, मैं ₹60 का देख रहा हूँ या 40 का बॉटम देख रहा हूँ, यहाँ तो ₹150 का हाई था और कल मार्केट के अंदर कुछ अच्छी न्यूज़ आ गई तो मेरा तो ₹150 बिकेगा, ₹100 भी बिक सकता है, तो मैं ₹60 में दूँ तो दूँ क्यों। ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, डेटा आ रहा है और हमारा माइंड या रामू का माइंड प्रोसेस कर रहा है और उसके हिसाब से मैनिपुलेशन हो रही है। अब हो गया ना रामू कंफ्यूज। तो आप समझिए जो सारी इन्फॉर्मेशन आती हैं और हमें जो हिलाती हैं और हम जो सोचते हैं वो हमारे डिसीज़न कैसे इन्फॉर्मेशन से इन्फ्लुएंस होते हैं, कैसे चेंज होते हैं। अब आप बताओ, ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों हमारे साथ में और हमें ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए। और ये ही मैं बताता हूँ कि बिटकॉइन का अगर चलो मैं प्राइस की बात करता हूँ तो फ़िलहाल वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने आपको बताई दी हैं। लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो हमें लगता है कि बहुत पोटेंशियल या इस साल के अंदर बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन मैं ओम टोकन की बात करूंगा और उसके बाद मैं कुछ कॉइन्स एथेरियम, सोलाना, XRP उनकी बात करूंगा। ओम टोकन के अंदर क्या हुआ है, अब ओम टोकन जो था $8-9 से, आप ये कह लीजिए या $6 से 1-2 घंटे के अंदर ही ऐसा डंप हुआ कि वो 0.37 या 40 सेंट्स पे आ गया, 90% गिर गया। अब ऐसा क्या हो गया, उससे ज़्यादा गिर गया और इस टाइम पे भी 0.5 या $0.6 के आसपास चल रहा। अब मार्केट के अंदर ये क्या हो रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं कि रग एंड पुल कर दिया है, टीम ने ही बेचा है। और कई लोग कह रहे हैं कि भैया टीम वाले जो उनके जो JP मुलिन करके हैं जो को फाउंडर हैं, उनका कहना है कि हमने कुछ नहीं किया, हमारा टेलीग्राम अभी एक्टिव है, हम यहाँ सारी चीज़ें कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो हर प्लेटफॉर्म पे जा के, कॉइन टेलीग्राफ हो या किसी हो, हर प्लेटफॉर्म पे जा के वो अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं। यानी कि टीम फ्रंट पे है और जवाब दे रही है, जो कि एक अच्छी बात है। रग एंड पुल वाले ऐसे नहीं करते हैं। लेकिन मैं बात करता हूँ एक्सचेंजेस की। क्या एक्सचेंजेस को के ऊपर इसका कंट्रोल नहीं होना चाहिए था? क्योंकि एक्सचेंजेस को ये पता है 90% सप्लाई जो थी वो ऑलरेडी जो है ओम के पास ही थी या उनकी टीम के पास थी। 10% सप्लाई ही मार्केट के अंदर थी। अब 10% सप्लाई के साथ में क्या ऐसा हो सकता है कि मैनिपुलेशन इतनी हो जाए कि यहाँ पर 90% टोकन डाउन हो जाए? तो फिर लगता है कि यार टीम की मिली भगत हो सकती है, जो कि मैं कई लोगों से जो बात कर रहा हूँ जो जिसकी जानकारी रखते हैं। मैंने कभी ओम को कभी ट्रैक नहीं किया, कभी शेयर नहीं किया, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था। लेकिन पिछले 1-2 दिनों के अंदर मैंने बहुत R&D करी और बहुत सारे लोग जो सारी चीज़ें इनको क्लोजली वॉच करते हैं उनसे ही पूछा, तो उनका इन शॉर्ट ये कहना था बिना टीम की मिली भगत के ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो अब मैंने बोला कि कई लोग सोच रहे हैं अब या टीम का है, या जो कई टीम वाले कह रहे हैं हम जो है कई लोगों ने मैनिपुलेशन करके जो है रखा है। तो मैंने उनसे पूछा भैया अब यहाँ पर क्या इसके अंदर फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है? तो कई लोगों ने बोला जो जानकारी रखते थे, और मैं भी यही बोलता हूँ, जब ऐसी लुटिया डूब रही हो किसी कॉइन की तो ऐसे में उलझना क्यों? यहाँ से हो सकता है रिकवरी कर जाए, यहाँ से $1-2 भी पहुँच जाए, 4-5 गुना भी हो जाए, पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमने रिस्क कितना है जब ऐसी चीज़ें हो जाती है, टीम कुछ और कह रही है, मार्केट के अंदर कुछ और चल रहा है, ओवरऑल देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भैया टोकन ख़त्म ही हो जाएगा। और जो $8 से
40 सेंट पे आ सकता है तो वो यहाँ से ज़ीरो भी जाने की कुव्वत रखता है। और एक्सचेंजेस जो कहते हैं कि हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं लिस्टिंग करने से पहले, ऐसी क्या है ड्यू डिलिजेंस, और यहाँ पे मार्केट के अंदर से सप्लाई आई, खासकर OKX और बाइनेंस पे ये गए और वहाँ से डंप हुआ और आपको पता भी नहीं चला या आप यहाँ पे कुछ कर नहीं सके। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर वो कहते हैं ना, हम आम में सब नंगे हैं, तो ये सबकी मिली भगत है। और यहाँ पे परेशान कौन होता है या नुकसान किसका होता है? ये आम आदमी का, जो इनसे उम्मीद करता है जो टोकन हमने लिए हुए हैं यहाँ पर हम उनसे 2 पैसे कमा सकें। तो जब इस टोकन के साथ हो सकता है तो किसी भी टोकन के साथ हो सकता है। तो इसीलिए किसी भी कॉइन के साथ में दिल ना लगाओ। यहाँ पर आपको ओवरऑल एक बकेट बनानी चाहिए अच्छे कॉइन्स की, बुरे कॉइन्स की, जो आपको लगता है कि स्मॉल कैप, मिड कैप, जिसमें आप रिस्क लेना चाहते हो, और पोर्टफोलियो कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हो। और हम आपके साथ में कितनी बार बोला कि अगर आपके पास में 100 रुपये हैं, पहले तो आपके पास में 100 रुपये हैं तो 10 से 20% ही क्रिप्टो के अंदर होना चाहिए। और चलो मान लो आपके पास 20%, 100 रुपये की कैलकुलेशन लेते हैं, पोर्टफोलियो कैसे बनाओगे। आपके पास में 30 से 40% जो है बिटकॉइन होना चाहिए। आपके पास में 20-25% या 50% बिटकॉइन होना चाहिए। 25% आपके पास में टॉप के कॉइन होने चाहिए, मेनली इथेरियम, सोलाना, XRP होने चाहिए। 20-25% में खेल लो, ताकि अगर ऐसे कॉइन कुछ निकल जाए तो भैया यहाँ पर हमारी सेहत पे ज़्यादा असर ना पड़े, और कुछ अच्छा कर जाए तो हमारी रिकवरी भी हो जाए। तो ये समझदारी हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपनी वीडियो के माध्यम से लगातार आपको बताने की कोशिश करते हैं। और आपको लगता है कि यार पता नहीं क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। यहाँ कोई मैजिक नहीं होता। हर कोई चाहता है कि भैया वो पैसे कमाए और आपके इमोशन जाएं तेल लेने। तो थोड़ी समझदारी आपको दिखानी चाहिए चीज़ों को, यहाँ पे सिचुएशन को समझना चाहिए। और अगर आप टोकन होल्ड करते हो तो जितना लुटा पिटा पड़ा हुआ है तो हमें तो मैं तो इसमें ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर बेटर है अगर आप रखो, शायद कुछ रिकवरी हो जाए, या जब भी मार्केट के अंदर कुछ माहौल सही हो जाए तो आप यहाँ कुछ कमा सको। बाकी हम तो कोशिश करेंगे, फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल नहीं बनानी है, और मौका लगे तो यहाँ से आप एग्ज़िट करने पे फोकस कीजिएगा। अब बात करता हूँ इथेरियम को लेके। अगर इथेरियम की बात करता हूँ तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जैसा हम बोल रहे थे 1400 $1600 डॉलर का एक सपोर्ट जोन है, वहाँ के ऊपर ये मेंटेन कर रहा है। आने वाले टाइम के अंदर हमें लगता है कि $2000 को ये ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेल्स हैं वो लगातार इसको सेलिंग के अंदर प्रेशर डाल रही हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, कई जो इंस्टीट्यूशनल वेल्स हैं वो लगातार इसको बाय भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब मामला ठंडा होता है या बेयर मार्केट होती है तो इथेरियम क्या, सोलाना क्या, सब लूटे पीटे बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे जैसे कि $1300-1400 पे आ गया था, एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो कुछ पोटेंशियल रखता है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो $2000, $2400, और फिर ये $3000 तक का भी पोटेंशियल रखता है। यानी कि यहाँ से 50 to 100% का पोटेंशियल शॉर्ट टू मिड टर्म में ये रखता है। बाकी रही सोलाना की बात, $100 पे हमने कितना बोला आपको एंट्री बनानी चाहिए, और यहाँ पे अब $130-134 जो कि फिबोनाची की रेशियो है 0.5, वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अगर उसके पार जाता है तो $160-170 जहाँ पे फिबोनाची की रेशियो है 0.618, वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करती है। अगर एंट्री का मौका मिले $100-110 पे एक अच्छी सपोर्ट भी है और एक अच्छा एंट्री पॉइंट भी इसके लिए बनता है। रही बात XRP की, अपॉर्चुनिटी मिली थी, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी चला गया था $1.8 के आसपास, लेकिन जिस हिसाब से इसने रिकवरी दिखाई है वो दिखानी थी। $2 पे एक इंपॉर्टेंट लगातार इसको सपोर्ट मिल रही है, और बिटकॉइन रिकवर करेगा तो ये कॉइन कहीं ना कहीं जल्दी से रिकवर करने की कोशिश करता है। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं पीछे बाइंग है और इसके ऊपर लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का है, उसके पार जाने का पोटेंशियल रखता है। लेकिन समझदारी यही दिखानी है, डाइवर्सिफाई करके रखना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, रिस्क उतना लेना है जितना आप झेल सको। बाकी बहुत सारे कॉइन्स हैं जो लूटे पीटे बैठे हुए हैं, नियर ले लो, आर्बिट्रम दे लो, ऑल्डो को भी RW की वजह से या ओम की वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन ये सारे कॉइन्स अच्छे कॉइन हैं। बकेट बना रहे हो तो कुछ कुछ जो है डाइवर्सिफाई करके इनके अंदर रख सकते हो, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो, लॉन्ग टर्म में इस टाइम पे फिलहाल बात कर रहा हूँ 2025 के एंड तक वेट कर सकते हो। तो यहाँ पे उम्मीद है ये सारे कॉइन्स आपको अच्छे करते देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक समझदारी ज़रूर दिखाइएगा, अपने रिसर्च कीजिएगा, सुनो सबकी, मेरी भी सुनो, लेकिन करो अपने मन की। और यहाँ पे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछेगा कुछ भी करने से पहले, क्योंकि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा।
वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।